हेलो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे इस चैनल में। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्लास 6 लिविंग साइंस का चैप्टर नंबर 11 मेजरमेंट एंड मोशन। तो बच्चों, आज हम देखते हैं मेजरमेंट यानी कि माप के बारे में और मोशन यानी कि गति के बारे में। ठीक है, मेजरमेंट है जिसको कि हिंदी में माप कहते हैं, यानी कि हम किसी भी चीज़ को मापते हैं वो मेजरमेंट कहलाता है। और मोशन मीन्स गति होता है। अब गति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मोशंस जो होता है कितने टाइप का होता है और मोशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आगे आपको कुछ क्वेश्चंस बता रखे हैं और आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को देखना। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाउ लॉन्ग इज द क्रिकेट पिच, यानी क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। दूसरा क्वेश्चन है आपका हाउ मच शुगर डिड यू बाय, आप कितनी शुगर बाय कर रहे हो। तीसरा है हाउ मच मिल्क इज देयर एट होम, घर पर दूध कितना है। तो देखो, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए टू गिव एक्यूरेट रिप्लाई ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है, यू हैव नीड टू मेजर, यानी कि इन सभी का जवाब देने के लिए आपको एक मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। और आप इनको मेजर कर सकते हो लेंथ में, मास में, वॉल्यूम में। कहने का मतलब आपको कुछ मेजरमेंट करने के लिए आपको यूनिट्स की ज़रूरत होती है, उन्हें हम मेजरिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, बट देखो, योर गैस मे बी टर्न आउट ऑफ द रॉन्ग, और अगर तुम अनुमान लगाते हो तो वो आपका गलत होता है, यानी कि एक्यूरेसी के लिए मेजरमेंट की नीड होती है। ओके, आगे आप देख रहे हो मेजरमेंट की हमें आवश्यकता कैसे होती है, कैसे हमें नीड होती है। तो आगे आप फिगर 11A, यानी कि आप इसमें देख सकते हो कि ये जो तीनों लाइन है इनकी जो लेंथ है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम इनकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। और 11B आपका जो ये फिगर है इसमें भी आप देख सकते हो कि इस गिलास में कितना पानी भरा हुआ है और इस गिलास में कितना पानी भरा हुआ है। ठीक है, चलो मेजरमेंट का यूज बच्चों हम देखो अपने डेली लाइफ में भी करते हैं। जैसे शॉप कीपर्स, ठीक है, सेल्स यू सम शुगर्स, तो वो आपको मेजर करके ही देगा। ए पर्सन, देखो, ए पर्सन एट ए पेट्रोल पंप, ए पर्सन एट ए पेट्रोल पंप मेजर द वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल ही फिल्स इन योर कार, यानी कि वो आपके कार में पेट्रोल डालने से पहले उसको मेजर करेगा। एक डॉक्टर मेजर योर बॉडी टेम्परेचर, डॉक्टर भी बॉडी टेम्परेचर मेजर करता है। इन स्कूल टाइम ईच पीरियड हैव गिवन द टाइम, मतलब स्कूल में भी हर पीरियड का एक टाइम फिक्स होता है, तो वहाँ पर हम उसको मेजर करते हैं। तो हम कह सकते हैं 10 मेजरमेंट आर द इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, यानी मेजरमेंट का हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। फिजिकल क्वांटिटीज, देखो, क्वांटिटी दो टाइप की होती है, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है आपकी केमिकल क्वांटिटी। तो मेजरमेंट में जो यूज होती है वो सभी फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब देखो, थिंक ऑफ डिफरेंट मेजर इन योर डेली लाइफ, जैसे लेंथ है, ठीक है, तो कोई भी लाइन सेगमेंट होगा हम उसको लेंथ में मेजर करेंगे, यानी उसकी लंबाई मेजर करेंगे। और टाइम को हम, जैसे दिन के टाइम को हम क्या है टाइम में मेजर करेंगे। और वेट, जैसे वेजिटेबल वेट है, फ्रूट्स वेट है, इनको हम वेट में मेजर करेंगे। तो लेंथ, वेट और टाइम ये आपकी क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गई। ठीक है, the temperature during the day to be see how hot and how cold, the speed of your car you are in traveling its quantity like, जैसे देखो, अब हम बात करते हैं जो हमारी मेन फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो होती है एक्चुअली में क्या है। तो देखो यहाँ पर क्वांटिटी लाइक लेंथ और वेट, टाइम, टेम्परेचर और स्पीड, ये सभी आपकी क्या है फिजिकली क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो मेन
टॉपिक है वो यही है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। अब हम इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को अलग अलग टाइप से यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। अब देखो पहले के टाइम में क्या होता था, यानी कि एंशियंट टाइम में क्या होता था। लॉन्ग लॉन्ग अगो पीपल यूज द फुट स्टेप एंड द हैंड स्पान एंड टू बी आर्म, जैसे क्यूबिट है, ठीक है, मेजर द लेंथ थे। बट दीज यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट आर अनरिलेबल। अनरिलेबल का मतलब क्या होता है कि ये जो यूनिट थी, ठीक है, इनसे सही और एक्यूरेट वैल्यू का पता नहीं चलता था, ठीक है। अब जैसे फुट स्टेप नहीं करते क्या, और हैंड स्पान, ठीक है, और सो देयर वाज ए नीड टू बी यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। तो इसलिए हमें एक्चुअल मेजरमेंट को करने के लिए हमें किसकी नीड हुई थी, इन मेजरमेंट यूनिट्स की, सच एज यूनिट्स इज कॉल्ड एसआई। और जो एक्चुअल दिखाती है उन्हें हम एसआई यूनिट्स बोलते हैं। एसआई का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मेजरमेंट। देखो बच्चों, अब जैसे हम बात करते हैं, हम स्केल से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें उसको मेजर करने की बिल्कुल नीड होती है। जैसे आपसे बोला जाए भाई 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कीजिए, तो आप उसको स्केल से मेजर करके 10 का ही ड्रॉ करोगे, ना कि 8 का या फिर 11 का, ठीक है। तो नोटिस दैट मेजरमेंट ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, ए नंबर एंड द नंबर ऑफ द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ए नंबर जैसे 10 है, द यूनिट इज सेंटीमीटर, इट इज सेंटीमीटर इज ए स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द known as to us. So when you measure length, you can compare the unknown length of the this length. ध्यान देना कि जब हम लेंथ की मेजरमेंट करते हैं तो हमें अननोन लेंथ, यानी जिस लेंथ को मेजर करना है हमें उसको देखना है कि ये वो सेंटीमीटर में मेजर करना है या फिर मीटर में मेजर करना है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 टाइम्स यूनिट्स, ठीक है। 10 सेंटीमीटर मीन्स क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर का 10 टाइम्स 10 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। इट इज़ नोन एज द यूनिट। सिमिलरली इफ़ लेंथ ऑफ द योर टेबल इज 2 मीटर, मान लीजिए कि आपकी टेबल की लेंथ 2 मीटर है, इट इज़ 2 टाइम्स एज द नोन एज द यूनिट ऑफ द मीटर, ठीक है। तो मीटर का 2 मीटर यानी कि 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यानी कि हमने बात की यहाँ पर देखो, एक तो है cm, ठीक है, जिसको हम सेंटीमीटर बोलते हैं, cm सेंटीमीटर, और एक है आपका मीटर जिसको हम m बोलते हैं, और एक है आपका km, ठीक है, जिसको कि हम किलोमीटर बोलते हैं। तो यानी कि ये तीनों ही यूनिट्स हैं वो आपकी लेंथ की यूनिट्स हैं, ओके। आगे हम देखते हैं, देखो अब हम बात करते हैं जो आपका मेन यूनिट्स के बारे में है, वो है आपकी एसआई यूनिट्स, यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती है, तो आपको ये फिर से जानने की ज़रूरत है, तो आप इसको देख सकते हो कि स्टैंडर्ड यूनिट्स वे यूनिट्स होती हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या होती हैं, सेम थिंग्स या फिर सेम मेजरमेंट के साथ में यूज की जाती हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखो दिस इज़ बात वेरी कन्फ्यूजिंग। पहले के टाइम पे जो हम यूज करते थे, जैसे फुट है, फुट स्पान है, हैंड स्पान है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है, ये फुट से मेजरमेंट कर रहा है और ये हैंड स्पान से मेजरमेंट कर रहा है। तो ये जो यूनिट्स होती थी अनरिलेबल होती थी, ठीक है। सो एसआई यूनिट्स की हमें नीड हुई और एसआई यूनिट्स को हम यहाँ पर देखते हैं। देखो 1960 की बात है, द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वेट, 1960 की बात है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द वेट एंड द मेजर रिकमेंडेड दैट द कॉमन सिस्टम शुड बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि उन्हें ज़रूरत हुई कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक कॉमन सिस्टम यूज हो मेजरमेंट के लिए, और उस कॉमन सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे, एसआई बोलेंगे। एसआई का मतलब है स्टैंडर्ड्स यूनिट्स, ठीक है, जिससे कि हम सिस्टेमिक इंटरनेशनल यूनिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और इन एसआई यूनिट्स में मेजरमेंट के लिए सभी यूनिट्स का बनाई गई थी। जैसे देखो लेंथ के लिए हम जो यूज करते हैं वो है मीटर। फिर बात करते हैं मास की, तो मास के लिए हम केजी यूज करते हैं, और टाइम के लिए हम यूज करते हैं सेकंड, जो कि आपको दिखाई।
तो ये हो गया आपकी किलोग्राम यानी कि वेट को मेजर करने की। ये सेकंड आपके टाइम को मेजर करने की यानी कि एसआई यूनिट्स है। अब देखते हैं हम कि एसआई यूनिट्स के अलावा और भी कुछ यूनिट्स होती हैं जिनको हम एफपीएस, ठीक है, एफपीएस, एफ मीन्स फुट, पी मीन्स पाउंड और एस मीन्स सेकेंड, एफपीएस। और एक और होती है सीजीएस, सी मीन्स सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम और एस मीन्स सेकेंड। एक होती है एमकेएस, एमकेएस एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम और एस मीन्स सेकेंड। तो यानी कि एफपीएस, सीजीएस और एक एमकेएस, ये 3 टाइप की और यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इनके द्वारा भी हम मेजरमेंट करते हैं। बाकी हमारी जो मेन यूनिट्स होती है वो होती है आपकी एसआई यूनिट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ यूनिट। मल्टीपल्स का मतलब है जैसे देखो कि by using of the meter scale or the measuring tape you will need to find your room perhaps about the 3 meter length and the length of your table is 1 meter. Measuring the length of the room and the table is meter is convenience. ध्यान देना कि अगर मान लीजिए आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप आपके रूम की लंबाई मेजरमेंट कर रहे हो या फिर आपके टैप की मदद से आप उसकी लंबाई को मापते हो, देन आपको उसको सब मल्टीपल्स करना ज़रूरी होता है, ठीक है। और सब मल्टीपल्स का मतलब है जैसे मान लीजिए आपकी रूम की लंबाई 2 मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसको 1 मीटर से सब मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, एक तो यूजिंग ऑफ स्केल, ठीक है। ये देखो स्केल का यूज करके और रूम की लेंथ को माप रहा है। मान लीजिए स्केल जो है 1 मीटर की हो गया आई थिंक, ठीक है। तो 1 मीटर से हम इसको माप सकते हैं या फिर मान लीजिए हमें इसका मेजरमेंट करना है टेबल का, सपोज करो, और हमारे पास यूनिट्स है छोटी, तो या मान लो हमारे पास सिर्फ स्केल है जो कि 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो हम उस 15 सेंटीमीटर के स्केल से भी हम इस टेबल का मेजरमेंट कर सकते हैं। कैसे? सब मल्टीपल्स करके। सपोज यहाँ तक आपकी ये एक स्केल आ गई 15, फिर दूसरी स्केल आपकी यहाँ पे आ गई 15, 15 टू जा 30, ऐसे करके हम इसके सब मल्टीपल्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल करने से फ़ायदा क्या होता है, एक देखो मल्टीपल्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स आर यूज टू द मेक लार्ज मेजरमेंट, यानी मल्टीपल्स जो है आपको लार्ज मेजरमेंट के लिए काम में आती है, ओके। जैसे हम बात करते हैं किलोमीटर्स की, कि दो मान लीजिए कोई भी सिटीज़ है, टाउन है, उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो अबाउट 20 किलोमीटर के करीब होती है। लेकिन 20 किलोमीटर अपने आप में कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। किलोमीटर अपने आप में क्या है, यूनिट है। तो 1 किलोमीटर को हम 20 टाइम्स लेते हैं तब जाके 20 किलोमीटर्स होता है। तो दैट इज़ मल्टीपल एंड द मल्टीपल ऑफ द यूनिट्स, ठीक है। आगे का आपको कुछ यूनिट्स यहाँ पे दिखाई गई है, तो आप इनमें देख सकते हो कि डेसी क्या होता है। डेसी का मतलब होता है 10th पार्ट, यानी किसी भी यूनिट का 10th पार्ट वो होगा, डेसी होगा। सेंटी का मतलब होता है 100th पार्ट और मिली का मतलब होता है 1000 पार्ट और केजी का भी मतलब होता है 1000 पार्ट, ठीक है। अब देखो इनमें अंतर क्या है कि ये सब मल्टीपल्स होते हैं वो तो डिवाइड वाले होते हैं, यानी कि ठीक है, छोटी यूनिट को बड़ी बनाने के लिए, और मल्टीपल्स बड़ी यूनिट को छोटी बनाने के लिए, ठीक है। चलो आगे हम देखते हैं रूल्स फॉलोड इन द राइटिंग ऑफ द सिंबल्स, कि सिंबल को राइट करना है हमें, यूनिट्स को राइट करना है तो हमें कौन कौन से रूल हमें यहाँ पर फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, पहला क्या है, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय द ए फुल स्टॉप, यानी कभी भी जो सिंबल्स है वो फुल स्टॉप के द्वारा फॉलो नहीं होगा। जैसे केजी, इसको एक हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे राइट 1 kg एज वेल एज 10 kg, यानी कि केजी को हम राइट कर रहे हैं तो केजी को हमें ऐसे ही राइट करना है, हमें यहाँ पर फुल स्टॉप जो आता है ऐसे, ठीक है, इसका यूज कभी भी नहीं करना है, ठीक है। यानी कि और नॉर्मल केजी में ही हमको राइट करना है, ठीक है। तो ये इसके रूल्स होते हैं। आगे हम देखते हैं नीड फॉर द एक्यूरेट मेजरमेंट, यानी कि हमें एक्यूरेट मेजरमेंट की नीड क्यों होती है, ठीक है। तो देखो
एक टेलर है, अब सपोज करो एक टेलर है, ठीक है, वो आपके कपड़ों की नाप लेता है, तो वो अगर एक्यूरेट नाप नहीं लेगा इट मीन्स आपके कपड़े कुछ ढीले होंगे, तो हमें यहाँ पर भी एक्यूरेट मेजरमेंट की नीड है। फिर बात करते हैं वेजिटेबल सेलर की, जो कि आपको एक्यूरेट मेजरमेंट करके ही सेल करता है। मिल्कमैन की बात करते हैं तो वहाँ पे भी एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। आर्किटेक्चर है देखो, जो कि आपके घर का नक्शा बनाता है, प्लॉट बनाता है, तो उसको भी एक एक्यूरेट की ज़रूरत होती है ताकि वो घर के जो पार्ट हैं उनको अच्छे से डिवाइड कर सके, ठीक है। फिर बात करते हैं हम, मान लीजिए व्हेन यू फेवर, आपको जब बुखार होता है, ठीक है, यू नीड मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर इन बॉडी, वी नीड ए मेजरमेंट थिंग्स ऑल टाइम। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें जो मेजरमेंट है उसकी एक्यूरेसी हमेशा ज़रूरत होती है, मेजरमेंट की एक्यूरेसी की, और मेजरमेंट की भी हमें बिल्कुल ज़रूरत होती है हमेशा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जैसे कि साइंटिफिक वर्क होता है, साइंटिफिक मतलब साइंस में जो यूज होता है, ठीक है, वहाँ पर भी एक्यूरेसी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। कैसे? अगर मान लीजिए देखो, इन साइंटिफिक वर्क इवन ग्रेटर एक्यूरेसी इन द नीडेड, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नीडेड होती है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर डिफरेंस हो जाता है देयर फॉर सम इम्प्रूविंग मेथड ऑफ द मेकिंग मेजरमेंट, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत भी अगर हम जो केमिकल का सॉल्यूशन लेते हैं तो उससे जो हम मेजरमेंट है उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो मेकिंग एक्यूरेट मेजरमेंट, हम एक्यूरेट मेजरमेंट किस प्रकार बना सकते हैं तो उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। तो देखो, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिफरेंट क्वांटिटीज। अभी हमने पढ़ा है कि अलग अलग क्वांटिटीज के लिए अलग अलग मेजरमेंट हम करते हैं, जैसे एक मीटर स्केल है, ठीक है, तो वो तो यूज होती है लेंथ के लिए। और फिर बात करते हैं वेगिंग के लिए, मतलब वेट के लिए, तो वेट के लिए हम मास मतलब वेजिटेबल केजी का यूज करते हैं, और टाइम के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड का यूज करते हैं, ठीक है। तो मीटर, केजी और सेकंड ये हमारे ऐसा यूनिट्स है, बट वुड बी द वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द ग्रीथ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द ट्री यूजिंग ए मीटर। अब देखो कि अभी हम बात करते हैं ट्री की, तो ट्री की जो सरकमफेरेंस होता है तो वो राउंड शेप में होता है, गोल शेप में होता है, तो उस टाइम पे मीटर स्केल का हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मीटर स्केल कैसा होता है, स्ट्रेट होता है, रेक्टिलिनियर होता है, तो दैट टाइम मेजरिंग टैप हैज़ टू बी यूज्ड। तो यानी उस टाइम पे हम स्केल का यूज ना करके मेजरिंग टैप का यूज करेंगे, ठीक है। सिमिलरली ऑर्डिनरी वेगिंग स्केल यूज्ड बाय द वेजिटेबल बैटर कैन नॉट बी यूज टू द मेजरमेंट ऑफ द मास ऑफ ए फ्लावर पेटल। ध्यान देना कि जो सब्जी वाला यानी कि सब्जी वाला जो होता है, जिस वेगिंग मशीन का यूज करता है उससे हम फ्लावर्स यानी फूल को हम नहीं मेजर कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका वेट कम होता है, तो इसलिए इनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है 1 kg में, तो हम इनका वेट मेजर करने के लिए दूसरे मशीन का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। चलो, देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट, तो इसलिए हमें एक एक्यूरेट मेजरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम उसका मेजरमेंट अच्छे से कर सकें। आगे हम पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ द लेंथ, कि लेंथ का मेजरमेंट हम किस प्रकार करते हैं। देखो, विड्थ और हम बोल सकते हैं डेप्थ है, डिस्टेंस है, हाइट ऑफ द मेजरमेंट, ठीक है। तो हम इनका मेजरमेंट किस प्रकार करते हैं, तो देखो पहली बात तो यहाँ पे आप स्केल को देख सकते हो कि स्केल से जो मेजरमेंट करते हैं, जैसे मान लीजिए उसका एक्यूरेट मेजरमेंट किस प्रकार होता है। तो देखो ये ए पॉइंट है, ठीक है, ए पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है, बिल्कुल इसके 0 पॉइंट पे, तो ये होता है एक एक्यूरेट मेजरमेंट। और बी आपका 10 पे आ रहा है, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट है, यानी कि ए और बी की लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, देखो वो भी पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि कीप द रूलर एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ, यानी कि हमेशा जो है आपकी जो रूलर है उसको लेंथ के अकॉर्डिंग ही रखो, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। एंड रूलर इज नॉट एग्जैक्टली अलोंग द पेंसिल, यानी कि रूलर जो होती है, ठीक है, वो पेंसिल के नोक के समान ना हो, द मेजरमेंट ऑफ द पेंसिल विल नॉट बी करेक्ट, ठीक है। और डो नॉट यूज बोन आउट पोर्शन, बोन आउट मतलब है अगर आपकी स्केल का कोई पोर्शन टूट रहा है तो हमें उसे यूज नहीं करना चाहिए इंस्ट्रूमेंट को, क्योंकि उससे मेजरमेंट खराब आता है।
और द मार्किंग्स एट द हैंड ऑफ द रूलर गेट इरेज्ड ड्यू टू द ओवर यूज। ठीक है, क्योंकि ओवर यूज के कारण जो है कभी कभी मार्किंग ख़राब हो जाती है, तो हमें एक एक्यूरेसी के लिए हमें अच्छे से मेजरमेंट करना चाहिए। ठीक है, एक मिनट, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, देखो यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है कि पहला जो आपका मेजरमेंट का जो तरीका है वो है रॉन्ग मेजरमेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्केल की जो डायरेक्शन है वो कुछ अलग है और आपकी जो रूल की डायरेक्शन कुछ अलग है। तो जब हम यहाँ पर ऐसे मेजरमेंट करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर 10.5 को शो कर रहा है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग वे है। ठीक है, फिर दूसरी बात करते हैं हम, देखो अगली शेप की, तो ये भी आपका एक रॉन्ग वे है। ऐसा क्यों है? तो देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो पोर्शन है ये बर्न आउट है, यानी जला हुआ है, तो टूटा फूटा पोर्शन होगा, तो यहाँ से भी आपकी जो एक्यूरेसी नहीं आएगी बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिगर नंबर 3 की। ठीक है, तो देखो ये करेक्ट वे है, तो इसमें भी देखो करेक्ट वे कौन सा है? ओनली बी वाला। ध्यान देना, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। ये बी वाला करेक्ट वे क्यों है? क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर से देख रहे हैं हम इसको, यानी कि बिल्कुल इसके एल्टीट्यूड से देख रहे हैं, यानी कि ऊपर से देख रहे हैं। अगर ये ए वाला इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये हम इसको तिरछा देख रहे हैं, बी में भी हम इसको तिरछा देख रहे हैं। तो एक देखना भी ज़रूरी है कि हम उस पॉइंट जहाँ पर हमें मेजरमेंट करना है उसको कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए हम देखो यहाँ पर कुछ मेजरमेंट पढ़ लेते हैं कि कीप योर आई वर्टिकली अबव द पॉइंट, यानी कि अपनी आँख को बिल्कुल उस पॉइंट के पास रखो जहाँ पर आपको मेजरमेंट रीड करना है। ठीक है, फिगर जैसे आपको दिखाया गया है ऊपर। ठीक है, और यूज मेजरमेंट लेंथ ऑफ द पेंसिल इट सो दैट द 3 पोर्शन ऑफ द आइज ऑब्जर्व रीडिंग, यानी 3 पोर्शन वहाँ पर दिखाए गए थे। तो ए पोर्शन में आपको 10.4 सेंटीमीटर का था, बी पोर्शन में आपको 10.1 का था और सी में आपको 9.8 का था। और जबकि आपका एक्चुअल क्या है? बी वाला है 10.1, लेकिन इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो यानी कि हम करेक्ट मेजरमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। आगे हम देखते हैं मेजरिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, कि कर्व लाइन की लेंथ को हम किस प्रकार मेजर कर सकते हैं। अभी तक तो हमने स्ट्रेट लाइन की लेंथ को देखा था। ठीक है, तो देखो जैसे कि मान लीजिए कोई कर्व लेंथ है, उसको या तो हम टैप पे, हमने वो टैप मीटर देखा था, उसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर कुछ कॉमन मेथड है जैसे यूजिंग ऑफ द थियर्स, यानी कि थियर्स का मतलब होता है धागा, यानी धागे का यूज़ करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेक नोट एंड वन एंड, इसको पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा ऐसे ही देख लेते हैं। जैसे एक एंड पे आपको नोट करना है और उससे आपको मेजरमेंट करना है कुछ फिक्स मेजरमेंट का, जैसे 10 सेंटीमीटर या फिर 1 मीटर का आपको थियर्स लेना है, और उसको हम किस प्रकार मेजर कर सकते हैं, जो सा कि नीचे दिखाया गया है। जैसे देखो पॉइंट ए से लेके और बी तक का मेजरमेंट फिक्स है, जैसे 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर बी से लेके आगे का पॉइंट 5 5 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, और एक होता है यूजिंग डिवाइडर। ठीक है, तो डिवाइडर का यूज करके हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये इसमें भी हम डिवाइडर के दोनों जो हिस्से हैं उनको एक नोट कर लेते हैं डिस्टेंस। जैसे मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो है, ये वाली डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर की है, किसकी? 3 की। फिर हम इस जो कर्व लाइन है ये, इस पूरी कर्व लाइन को हम क्या करते हैं, आराम से स्ट्रेट करके उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द एस्टिमेशन, कि एस्टिमेशन का इम्पोर्टेंस है क्यों है एक्चुअली में, क्लाइंट एस्टिमेशन ज़रूरी क्यों है। ठीक है, तो देखो एस्टिमेशन से मतलब क्या है? एस्टिमेशन से मतलब होता है अनुमान लगाना, यानी कि हम किसी भी यूनिट और लेंथ को बिना मेजरमेंट के अनुमान कैसे लगा सकते हैं। देखो एस्टिमेशन का तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ही यूज है। कैसे? कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एस्टिमेशन से ही यूज होती है। जैसे हम बात करते हैं, देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट विल यूज appropriate instrument to accurate measure weight of the substance or volume the, but if the scientist has to be add 5 gram salt to carry the cooking is kitchen। ध्यान देना, जैसे हम बात करते हैं किचन में, तो किचन में हम सब कुछ सब्जियां वगैरह बनाते हैं, तो उसमें हम
एक्यूरेट एस्टिमेशन का यूज करते हैं, यानी कि जब उसमें हम सॉल्ट की क्वांटिटी को मिक्स करते हैं तो हम एक्यूरेसी का यूज करते हैं, है ना, कि कितना नमक डालना है, ठीक है। वहाँ पर हम उसको नाप तोल के नहीं लेते कि भाई 5 mg डालना है, 10 mg डालना है, ठीक है। बट अब यहाँ पर देखो, अगर हम बाय मिस्टेक मान लीजिए 5 mg की जगह और 5.2 mg डाल दें सॉल्ट, तो उससे क्या होता है कि सब्ज़ी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट अगर हम कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर कुछ केमिकल वगैरह मिला रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर बिल्कुल एस्टिमेशन का फ़र्क पड़ता है। वहाँ पर एक्चुअल जो क्वांटिटी है, ठीक है, वो भी थोड़ी डिफरेंट आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे। चलो देखो, we therefore see that accurate measurement are not always necessary in the obtain sufficient. The skill is of application very important in the daily life. कैसे? Laboratory it develop with practice experience and the develop. जैसे कि हम बात करें अभी कुकिंग वेजिटेबल्स, तो उसमें एस्टिमेशन का इम्पोर्टेंस है। और कुछ जगह होती है, जैसे मान लिए बात करते हैं हम the ability of the correct estimation length, area and volume of the mass temperature period are shapes the trouble the making actual measurement. yes, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर एस्टिमेशन हमारा पक्का होता है तो फिर हमें उसको मेजरमेंट करने की दिक्कत नहीं होती है, तो बिना मेजरमेंट के हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो आपका जो हो गया है मेजरमेंट के बारे में टॉपिक, ठीक है। अब आगे की क्लास में हम देखते हैं मौसम के बारे में, ठीक है। तो आगे की क्लास देखो कि मौसम होता क्या एक्चुअल में। तो मौसम होता है, जिसको मैंने स्टार्टिंग बताया था, गति। जैसा कि आप यहाँ पर मौसम को समझ सकते हो, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कार ए, कार 2 और कार ए, इसकी पोजीशन यहाँ पर देखो, कार ए की पोजीशन और कार 2 की पोजीशन। तो कार 2 अपनी जगह पर है, बट कार ए जो है कुछ मूवमेंट कर गई है, ध्यान देना। तो इसी को ही बोलते हैं मौसम, इसी को क्या बोलते हैं, मौसम। देखो इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो तो इस कंडीशन में हम कार 2 को क्या कहेंगे, कार 2 को कहेंगे रेस्ट पोजीशन में। रेस्ट मतलब अपनी जैसी स्थिति थी पहले, तो कार 2 सेम वही कंडीशन में है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होगा देन हम उसको मोशन कह सकते हैं, जैसे कि कार बी में हुआ था। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इफ बी इट्स पोजीशन चेंज, ध्यान देना। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में तब होगा जब वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा विद द टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम के अकॉर्डिंग अगर मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसको मोशन में बोल सकते हैं, ठीक है। और एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एट पोजीशन डज नॉट चेंज, और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में तब कहा जाता है जब उसकी पोजीशन में कोई भी बदलाव नहीं होता है, यानी कि वो अपनी पोजीशन में पहले के ही समान रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन में कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कार 2 क्या है, कार 2 एक रेस्ट पोजीशन में है, और जबकि कार फर्स्ट जो है आपका कौन सा है, यहाँ पर मोशन है और यहाँ पर रेस्ट है। अब हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट की स्टोरी है क्या एक्चुअल में। तो देखो, टुडे वी हैव सर्वल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि आज के ज़माने में हमारे पास काफ़ी सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। वी कैन गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय रिक्शा, एंड कार है, बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है,
हावेर लॉन्ग अगो दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर अवेलेबल, यानी कि पहले के ज़माने में क्या ये सभी ट्रांसपोर्ट के मीन्स अवेलेबल थे? नो, पीपल यूज टू और मूव ओनली द फुट, यानी कि पैरों से ही चलते थे। एंड दे कैरिड गुड्स आइदर देमसेल्फ और द हेल्प ऑफ द एनिमल्स, और वो अपन जो सामान होते थे उनको या तो खुद के ऊपर कैरी करते थे या फिर एनिमल्स के ऊपर कैरी करते थे। द आइडिया ऑफ द मेकिंग बोट्स हैव बी मस्ट हैव occurred when the people saw logs of the wood floating of the water। देखो, यानी कि बोट बनाने का आइडिया जो सर्वप्रथम आया था वो कैसे आया था, यानी कि एक लकड़ी का जो गट्टा था वो पानी में तैर रहा था, तो उससे उन लोगों को भी बोट बनाने का आइडिया आया। दे रियलाइज दैट बोट कुड बी ए गुड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑन द रिवर, उनको ऐसा रियलाइज हुआ। द अर्लीस्ट बोट ऑफ वर मेड बाय द होलिंग आउट logs of wood। Later people learn to make better boats by the putting together pieces of the wood, यानी कि स्टार्टिंग की जो बोट थी वो थोड़ी खोखली टाइप की थी, और फिर धीरे धीरे लोगों का एक्सपीरियंस हुआ और वो एक अच्छी बोट बनाने लगे। दे आल्सो रियलाइज दैट बोट मेड इन द शेप ऑफ द फिश, और फिर धीरे धीरे उनको ये अनुभव हुआ कि बोट जो है शिप की फिश में ही बनाई जाती है ताकि वो अच्छे से फ्लोट कर सके। ठीक है, तो द इन्वेंशन ऑफ द व्हील बॉट अबाउट द रेवोल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, और जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था उसके बाद एक तरह से रेवोल्यूशन हुआ ट्रांसपोर्ट में, क्रांति आई। कार्स पुल बाय एनिमल्स सच एज हॉर्स, ठीक है, प्रोवाइडेड ए फास्टर एंड द मीन्स ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट, यानी कि हॉर्स जिसको हम कार्ट पुल बोलते हैं, यानी कि हॉर्स भी एक अच्छा माध्यम था पहले, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का। चलो आगे हम बात करते हैं बोर द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, फिर धीरे धीरे स्टीम इंजन आया। स्टीम इंजन 300 ईयर अगो द वॉट अबाउट द सेकेंड ऑफ द रेवोल्यूशन, फिर सेकेंड रेवोल्यूशन के करीब स्टीम इंजन आया। एनिमल पावर वाज रिप्लेस्ड बाय द स्टीम इंजन पावर, यानी कि एनिमल पावर जो थी वो इंजन के ऊपर आ गई। उसके बाद में फर्स्ट जो ट्रेन थी पुल हुई थी बाय स्टीम वाज मेड इन द बिगिनिंग 19th सेंचुरी, ठीक है, जिसको कि 1953 में बनाया था, अबाउट 200 ईयर अगो। एट द सेम टाइम शिप यूजिंग स्टीम इंजन, फिर शिप में भी स्टीम इंजन को यूज किया गया था। ठीक है, तो फास्टर मीन्स ट्रांसपोर्ट आर पीपल आर गुड्स नाउ बी बिकम पॉसिबल। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं देखो मोर एफिशिएंट इंजन आर यूज। अब फिलहाल के टाइम में अगर हम देखते हैं तो पेट्रोल है, डीजल के इंजन है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी इंजन, ठीक है, अवेलेबल है ऑटोमोबाइल्स, और मोटर्स, बोट है, शिप्स है, ट्रेन है, ठीक है, एरोप्लेन, दे आर द पावर्ड एंड द सच बाय इंजन्स आर कैन नॉट बी ट्रेवल बाय द फास्टर। ठीक है, तो अब हमारे पास काफ़ी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब हम बात करते हैं मोशंस की। ठीक है, तो मोशंस जो होते हैं आपके यहाँ पर दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। देखो क्या है इसमें, ए कार ऑन ए कार एट और एन एरोप्लेन मूव्स एट एज ए होल, all their parts move through the same distance in the same interval. This type of the motion is called translatory motion. Most of the moving object you can see around you moving this way। ठीक है, एक कार कैन मूव इन स्ट्रेट लाइन। देखो कार जो होती है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो ये भी एक क्या हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन हो गया। अलोंग कर्व पाथ इट इन बोथ केजेज इट हैज ए ट्रांसलेटरी मोशन। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, तो दो टाइप के आपके ट्रांसलेटरी मोशन, एक है आपका लीनियर मोशन। लीनियर मोशन मतलब रेक्टिलिनियर, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होता है आपका उसको हम बोलते हैं लीनियर मोशन। देखो व्हेन ए ऑब्जेक्ट मूव्स इट स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जांपल जैसे कार मूविंग ऑन स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन में जो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम उसमें उसको रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं। फिर दूसरा है आपका कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर का मतलब है जो कर्व लाइन में मोशन करे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग द कर्व्ड पथ, यानी कि जो कर्व पथ में मोशन होगा उसको हम कर्विलिनियर मोशन बोलेंगे। जैसे कि ए कार मूविंग ऑन द कर्व पथ ऑन ए रोड
बॉल टायर्ड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। या फिर या देखो व्हील्ड अराउंड मतलब चारों तरफ, ठीक है। गोल गोल पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो हम उसको कर्व मोशन कह सकते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा तो वो रेक्टिलिनियर या फिर लीनियर मोशन उसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और एक आता है आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है। वॉट हैपन व्हेन यू स्पाइन ए टॉय, देखो रोटेशनल का मतलब है अब इट्स मूव राउंड राउंड मतलब एक्सिस पे, ठीक है। यानी कि टॉप मूव अराउंड द सेम डिस्टेंस इन द सेम डिस्टेंस, आउटर पोर्शन इज टॉप ऑफ मूव ग्रेटर डिस्टेंस ऑफ द थिनर पोर्शन, यानी कि जो अपने एक्सिस पे मोशन होगा उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। जैसा कि आपको नीचे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, तो देखो सच एच मोशन एन ऑब्जेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट मूव्स अराउंड इन इट्स एक्सिस, यानी कि एक्सिस के अराउंड मोशन होगा तो हम उसको बोलेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे कि रोटेशन मोशन जो होता है, जैसे कि हम बात करते हैं ये इसमें भी रोटेशन मोशन होता है क्योंकि ये एक्सिस पे मोशन करता है। फैन भी रोटेशन मोशन करता है क्योंकि ये भी अपने एक्सिस पे मोशन करता है। अर्थ भी टिल्ट अपने एक्सिस पे ही मोशन करती है। तो इन सब में क्या होगा, रोटेशनली मोशन होगा, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आगे पीरियोडिक मोशन की। तो देखो पीरियोडिक मोशन क्या होता है, इफ़ द सेम मोशन occur अगेन एंड अगेन एंड इट्स कॉल्ड रिपीटेटिव मोशन, यानी कि पीरियोडिक का मतलब है एक फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग अगर मोशन बार बार रिपीट होगा तो हम इसको पीरियोडिक या फिर रिपीटेटिव मोशन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं ए बॉल टाइड ऑफ स्ट्रिंग नोन एज द पेंडुलम। पेंडुलम का जो मोशन होता है ये पीरियोडिक होता है बिकॉज एक टाइम के अकॉर्डिंग ये मोशन करता है, ठीक है। द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज ए पीरियोडिक, यानी कि मोशन जो कि सूर्य के चारों ओर अर्थ का मोशन होता है ये भी पीरियोडिक होता है क्योंकि फिक्स टाइम में फिक्स मोशन होता है, ठीक है। यहाँ पर कभी भी टाइम और मोशन में डिफरेंस नहीं आता है। देयर इट ऑलवेज टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे 365 एंड 1/4 हार्ड हमेशा इतना ही टाइम मोशन में लेती है टू कंप्लीट ए रिवॉल्वेशन ऑफ द सन। सिमिलरली वन मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और मून का मोशन जो होता है अर्थ के अराउंड वो भी पीरियोडिक होता है, इसमें भी डिफरेंस नहीं आता है। आगे देखो व्हेन स्ट्राइक string of the guitar then undergoes fast periodic motion producing the sound when the skin of the tabla is beaten it undergoes fast periodic motion producing the sound, यानी कि जब हम गिटार को स्ट्रिंग को यूज करते हैं तो भी एक पीरियोडिक मोशन प्रोड्यूस होता है, और तबले की स्किन भी होती है उसमें पीरियोडिक मोशन होता है। अब बात करते हैं कि नॉन पीरियोडिक मोशन होता क्या है। नॉन पीरियोडिक मोशन पीरियोडिक मोशन का अपोजिट होता है, यानी कि इसमें रेगुलर इंटरवल नहीं होता है, नॉट ऑक्यूर रेगुलर इंटरवल, यानी कि इसमें रेगुलर इंटरवल नहीं होता है, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करते हैं हम, जैसे देखो हम एक तो होता है स्विंग योर आर्म्स वाइल वॉकिंग, ठीक है। हम दौड़ते हैं तो अपने हाथों को हिलाते हैं तो वो रेगुलर मोशन नहीं होता है, कभी कम हिलाते हैं कभी ज़्यादा हिलाते हैं। एंड हैमर, देखो हैमर बीइंग द यूज ऑफ द स्टैग नेल, ठीक है, यानी कोई भी कील को, ठीक है, स्ट्रक करने के लिए जो हैमर का यूज करते हैं वो भी पीरियोडिक मोशन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सेम हम रेगुलर इंटरवल का यूज नहीं करते। आगे हम बात करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर जैसे कि पेंडुलम है पीरियोडिक मोशन है, स्विमिंग ऑफ ये भी पीरियोडिक मोशन है, ठीक है, ये भी पीरियोडिक मोशन है, तीनों पीरियोडिक मोशन के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम स्पेशल टाइप ऑफ द मोशन, जैसे हम ऑक्सिलेटरी मोशन बोलते हैं या फिर वाइब्रेटिव मोशन भी बोल सकते हैं हम इसको। इट इज़ पीरियोडिक मोशन इन विच ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव्स ए मीन पोजीशन, इसमें क्या होता है ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन में चलता है, ठीक है। जैसे मोशन ऑफ पेंडुलम है ये मीन पोजीशन होती है इसकी यहाँ पर, तो यहाँ से ऐसे चलता है यहाँ से ऐसे चलता है, ये ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन। इट्स मीन पोजीशन इज ए पोजीशन ऑफ द रेस्ट एंड इट मूव्स इन आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन, यानी कि मीन पोजीशन के साइड, जैसे पेंडुलम है, ठीक है, तो पेंडुलम जो है हमेशा या तो ऐसे चलेगा या फिर ऐसे चलेगा,
ठीक है, ये इसकी मेन पोजीशन होती है, ये बीच वाली पोजीशन मेन पोजीशन होती है। द मेन पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग गिटार एंड द स्किन ऑफ द तबला एज ऑक्सिलरी मोशन। तो इनमें भी जो मोशन होता है वो ऑक्सिलरी मोशन होता है। अब हम आगे देखते हैं एक डिफरेंट मोशन एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम में अलग अलग मोशन किस प्रकार होता है। तो देखो, एन ऑब्जेक्ट कैन बी हैव मोर देन वन काइंड ऑफ द मोशन एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही टाइम पे काफ़ी सारे मोशन यूज होते हैं। जैसे कि अर्थ रोटेट करती है तो वहाँ पर रोटेशनल मोशन होता है और वो अपने एक्सिस पे करती है, ठीक है, इसलिए रोटेशनल मोशन होता है। और सन जो है सर्कुलर पाथ में उसको मोशन कराता है, तो यहाँ पर सर्कुलर मोशन यानी कि ट्रांजिटली मोशन भी होता है। और जैसे हम बात करते हैं साइकिल, तो साइकिल जब रोटेट होती है, ठीक है, तो व्हील रोटेट करते हैं तो इसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। एंड द सेम टाइम मूव फॉरवर्ड इन द स्ट्रेट लाइन, और साइकिल अगर सीधी चलती है तो स्ट्रेट मोशन भी होता है, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम कि सिमिलरली ए बॉल, देखो ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पर एक बॉल रोल कर रही है, लुढ़क रही है, तो उस टाइम ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है और रोटेशनल भी मोशन होता है, यानी कि एक ही टाइम दो दो तीन तीन मोशन हो जाते हैं, तो हम इसको डिफरेंट मोशन ऑफ द सेम टाइम कहते हैं। रनिंग, जैसे स्विंग मशीन है, मशीन सिलाई की मशीन जो होती है, ठीक है, तो उसमें देखो व्हील जो मोशन करता है वो रोटेशनल करता है, वाइल नीडल्स यानी कि जो सुई होती है वो अप डाउन मोशन करती है, ठीक है। तो अप डाउन जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। तो यानी कि एक ही टाइम पे एक ही वस्तु के द्वारा एक से ज़्यादा मोशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय।